Hi friends, welcome to all to my channel Study with Amit sir. Today we are going to start our new chapter agriculture, which is chapter number 4 of your geography book of class 10th. तो इस चैप्टर में जो हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं वो है आपका एग्रीकल्चर, फिर आपका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में जैसे आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, देन कमर्शियल एग्रीकल्चर, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, or after that we have to find out the different geographical conditions for different crops, for example for wheat, for rice, and for tea, and for sugarcane. And after that we have to find out the some government schemes for agriculture, which are the government schemes are implemented in India to improve the agriculture process. And after that we have to find out the role of agriculture in Indian GDP, कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज I know that you have already studied this chapter in class 8th. There is class 8 chapter number 3 is also agriculture. तो सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन इज देयर व्हाट इज एग्रीकल्चर. और तो नॉर्मली एग्रीकल्चर है क्या? तो एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में देखिए दोनों चीज़ शामिल है. यदि एमसीक्यू में है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल कल्टीवेशन ही नहीं है बल्कि रेजिंग लाइव स्टॉक भी है. यानी कि आप केवल फसल उगाते हो वो ही एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि फसलों के साथ साथ जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में कई प्रकार के लाइव स्टॉक भी रखते हैं. जैसे मान लीजिए वो काऊ रखते हैं अपने साथ, वो बफेलोज रखते हैं, या कई प्रकार की कैटल्स उनके पास होती हैं, या फिर मान लीजिए कोई फिशरीज का काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई जैसे उसके पास कोई मुर्गी पालन का कोई काम है. तो इस प्रकार से जितने भी एग्रीकल्चर प्रोसेस के साथ साथ जो भी वो लाइव स्टॉक है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड है. तो एमसीक्यू में यदि सीधा ट्विस्ट करके आपसे पूछ लिया जाए, जो जैसे ऑप्शन ए में डाल दिया कल्टीवेटिंग, ऑप्शन बी में राइजिंग लाइव स्टॉक, ऑप्शन सी में जैसे ए एंड बी बोथ, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये प्लांट्स और ये सारी चीज इसमें शामिल है. इट केम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड. एक लेटिन वर्ड है जिससे ये एग्रीकल्चर है. एगर का मतलब फील्ड है, कल्ट्रा का मतलब कल्टीवेशन और ग्रोविंग, यानी किसी फील्ड के अंदर प्लांट्स को उगाना आपका एग्रीकल्चर है. दस इट इंक्लूड्स ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स, राइजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो ये सारी की सारी चीज़ एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होंगी. एमसीक्यू में आए तो ध्यान रखिएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स भी उसमें, फसलों को उगाना भी है, लाइव स्टॉक भी है उसमें, पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग के साथ ये फिशिंग लिखा हो तो वो भी है उसमें, सेरिकल्चर वाला कॉन्सेप्ट हो तो वो भी उसमें शामिल होगा, और एनिमल हस्बेंड्री कैटल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी चीज़ उसमें एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है. फर्स्ट, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, की फसलों को उगाना. आप सबको पता ही है इंडिया में बेसिकली हम सब रूरल बैकग्राउंड से हैं तो फसलों को उगाना पहला कॉन्सेप्ट. सेकंड वन इज एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री में आपका एनिमल फार्मिंग आ गया. फिर आपका उसमें एनिमल फार्मिंग में कैटल हो गया, गोट, शेप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, ये सारी की सारी चीज़ इंक्लूड. और भी ज़्यादा जो भी एनिमल हस्बेंड्री में आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आर इंक्लूडेड इन दी एग्रीकल्चर. नाउ एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. की फार्मिंग की टाइप्स कितनी होती है, कितने टाइप की एग्रीकल्चर हम नॉर्मली देखते हैं. तो प्रीमेटिव फार्मिंग होती है, दूसरी इंटेंसिव, एंड थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग. क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में नॉर्मली 3 टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न होता है, रबी, खरीफ एंड जायद. इंपॉर्टेंट होना, लास्ट ईयर ये 3 मार्क्स में आया था. क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद. इंडिया में 3 डिफरेंट टाइप की फसलें अलग अलग सीजन में उगाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं. रबी का सीजन है वो नॉर्मली इंडिया में विंटर सीजन में होता है, खरीफ का समर सीजन में, और रबी और खरीफ के बीच का जो ट्रांजेक्शन पीरियड होता है उस टाइम जो फसलें उगाई जाती हैं वो जायद के अंदर आती हैं. मेजर क्रॉप्स. तो इंडिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें राइस, व्हीट, मिलेट्स यानी जो मोटे अनाज हैं, मेज, मक्का, पल्सेस, दालें, शुगर कैन, गन्ना, ऑयल सीड्स, वो सारे जिनसे तेल तैयार किया जाता है खाने का, टी. दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया. एक्सक्लूडिंग इट इज द कॉफी, रबड़, कॉटन, जूट. These are included in the horticulture and sericulture. Technological and institutional reforms is the last concept of this chapter, and contribution of agriculture to the national economy also being discussed.
bias after some time. And the challenge faced by the Indian farmer, this is also an important concept of this agriculture period. So apart from this, agriculture is also included the, now we are studying about the primitive subsistence farming, the first type. What is the primitive subsistence farming? Practiced on the small patches of fields. नॉर्मली प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इंडिया के रूरल होल्ड में आप देखते हो ज़्यादातर जिन किसानों के पास नॉर्मली खेती के, जैसे नॉर्मली अब हम देखते हैं इंडिया में गांव में आप देखोगे तो खेती के छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके कारण लोगों के पास सब एग्रीकल्चर होल्डिंग है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास इतना था तो उसके बेटे 4 हो गए तो वो पार्ट दोबारा 4 में डिवाइड हो गया, उसके बाद उन चारों के भी मान लो 2-2 बेटे और हो गए तो दोबारा से उनका डिवीजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्मली हम इंडिया जैसे देश जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पैचेज ऑफ लैंड है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि खेती का जो एरिया है वो बहुत छोटा छोटा है जहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है, तो उसको प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग देते हैं। यूज प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो, डिगिंग स्टिक्स। इसमें ज़्यादातर जो टूल्स का यूज़ होता है वो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, यहाँ पर कोई मशीनरी वगैरह का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। कोदाल वगैरह हो गया, ये छोटी छोटी फावड़ा वगैरह होगा, इन्हीं का यूज़ करते हैं हम। फैमिली कम्युनिटी लेबर, बाहर से कोई कम्युनिटी लेबर को नहीं लगाया जाता यहाँ पर, बाहर से कोई मतलब किराए पे कोई मजदूर को यहाँ पे काम नहीं करवाया जाता, क्योंकि फार्मिंग जो एरिया हो इतना छोटा होता है तो ज़्यादातर फैमिली की हेल्प से या आसपास के फ्रेंड्स या कम्युनिटी की हेल्प से ही सारा फार्मिंग का एक्टिविटी कर ली जाती है। ये एग्रीकल्चर में नॉर्मली इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, नॉर्मली ये मानसून के ऊपर यानी जो रेनफॉल होता है उसी से खेती की जाती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, साथ ही इसमें किसी प्रकार केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ नहीं करते हैं, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है उसी के बेस पे खेती की जाती है। नेचुरल मैन्यूअर यूज, नॉर्मली किसानों के पास जो अपनी कैटल्स होती है उन कैटल से जो नेचुरल मैन्यूअर निकलता है, जो जो नेचुरल जो खाद मिलती है गोबर वगैरह से, उसी को यूटिलाइज करते हैं। फार्मर्स ग्रो टू सस्टेन देयर फैमिली, और नॉर्मली जैसा आपको पता है कि जो ज़मीन का इलाका है वो इतना छोटा सा इलाका है कि उसके ऊपर जो खेती की जाती है उससे प्रोडक्शन इतना ही होता है कि फार्मर अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सके। तो इस प्रकार की खेती नॉर्मली सब्सटेन टू देयर फैमिली, नॉर्मली अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। नो सरप्लस इज लेफ्ट फॉर सेल, सरप्लस उसको बोलते हैं मान लीजिए मेरी फैमिली को 100 kg अनाज की ज़रूरत है और मेरे इस साल प्रोडक्शन 120 हुआ है, तो ये 20 kg है वो मेरा सरप्लस है, क्योंकि 100 kg तो मेरी फैमिली के फूड रिक्वायरमेंट में फुलफिल हो जाएगा, तो बचा हुआ 20 kg इज माई सरप्लस प्रोडक्शन। तो इस प्रकार की खेती में जो लैंड होल्डिंग होता है वो इतना स्मॉल होता है कि नॉर्मली इतना ही अनाज पैदा हो पाता है कि फैमिली की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो इतना कोई सरप्लस नहीं बचता है जिसको बाजार में सेल आउट किया जा सके। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसका एक अच्छा एग्जांपल स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसको झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए प्रैक्टिस है जो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड की, जो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड की जमीन के एरिया में कितने छोटे छोटे हैं। ठीक है, जैसे ये किसी दूसरे का पैच ऑफ लैंड है, ये किसी और का पैच ऑफ लैंड होगा, तो इस प्रकार के स्मॉल और पैच ऑफ लैंड पे नॉर्मली खेती कैसे की जाएगी। एक तो एरिया इतना छोटा है तो नॉर्मली फैमिली लेबर को यूटिलाइज करोगे आप, दूसरा अब यहाँ पे कोई ट्रैक्टर वगैरह कोई मशीनरी तो यूज़ कर नहीं सकते हो, तो ज़्यादातर आप अपने हैंड टूल्स का यूज़ करते हो। साथ ही एरिया आपके पास इतना कम है, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल नहीं सकते, तो इसके लिए आप क्या करते हो, जो केटल्स वगैरह आप रखते हो उसी के मैन्योर को यूज़ करते हो। अगला जो है इसके लिए अब इतना सही इलाका, छोटे छोटे इलाके हैं, तो यहाँ पे आप ना कोई इरीगेशन फैसिलिटी लगा सकते हैं, ना कोई पॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, ना यहाँ पे कोई आप कैनाल सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो रेनफॉल से जो होता है सिस्टम, जो मानसूनी सीजन में जो बारिश होती है उसी की हेल्प से पूरा एग्रीकल्चर किया जाता है। यूज प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो एंड डिगिंग स्टिक्स, जैसे ये इस प्रकार की हसिया हो गया, कुदाल हो गया, ये जो आपके कैटल से जो हल बनाना हो, हल का जो मैन्योर जो चीज़ें हैं ह्यूमन लेबर से आप खेती का काम करते हो, कोई मशीनरी का इसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता है। फैमिली या कम्युनिटी लेबर, जो नॉर्मली बाहर से कोई लेबर नहीं लाई जाती है, लेबर नॉर्मली आपकी फैमिली लेबर या जो कम्युनिटी लेबर होती है उसी को यूटिलाइज करते हुए आप पूरा लेबर सिस्टम को यूटिलाइज करते हो। अगला डिपेंड्स अपॉन मानसून, तो नॉर्मली इसमें किसी प्रकार का कोई आपके पास इरीगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, बाहर से जो मानसून के टाइम जो रेनफॉल होता है उसी की हेल्प से सारे एग्रीकल्चर प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है।
नेचुरल मैन्योर यूज कि आपके यहाँ पर जो कैटल वगैरह आपके पास उसका जो गोबर वगैरह होता है उसी की खाद को आप एग्रीकल्चर में यूटिलाइज करते हो। काउ डंग्स वगैरह है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उन्हीं को आप यूटिलाइज करते हो। किसी बाजार से कोई केमिकल फर्टिलाइजर परचेज करके इसमें खेती में यूटिलाइज नहीं किया जाता है। अगला जो तरीका था कि जो हमने बात की थी स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जैसा नाम है कि जलाओ काटो एग्रीकल्चर, कि पहले स्लेश करो एरिया को या बर्न करो, ठीक है। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। नॉर्मली इस प्रकार के एग्रीकल्चर है वो स्पेशली जो ट्राइबल पार्ट्स हैं इंडिया के, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है या झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी का कुछ पार्ट है, इन ट्राइबल पार्ट्स में फॉरेस्ट के अंदर ही एग्रीकल्चर की जाती है। नॉर्मली फॉरेस्ट में जो बीच में जैसे फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में जो पैच ऑफ लैंड होता है वहाँ पर ऐसी एग्रीकल्चर की जाती है। तो शुरुआत में जो पैच ऑफ लैंड में जैसे घास वगैरह जो होता है उसको स्लेस आउट किया जाता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है और उसके बाद जो फील्ड तैयार होता है उसके ऊपर खेती की जाती है। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। अब मान लीजिए ये आपने एक फील्ड तैयार की, यहाँ पे आपने 3-4 साल खेती की, तो आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स तो यहाँ यूज़ नहीं करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, इस पैच ऑफ लैंड को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होकर दोबारा से उसी एक्टिविटी को शुरू करते हैं, दोबारा उसको काटते हैं, जलाते हैं। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है कि फार्मर एक पैच ऑफ लैंड को छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। तो उसके बाद फार्मर है वो एक नए फ्रेश पैच ऑफ लैंड को तैयार करते हैं अपनी खेती के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। और इस शिफ्टिंग में क्या होगा, देखिए 3 साल तक आपने यहाँ खेती की, उसके बाद आप शिफ्ट हो गए इस नए पैच ऑफ लैंड पे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपने इसको छोड़ दिया है, तो ये धीरे धीरे नेचर से अपने आप ही इसकी फर्टिलिटी वापस रीगेन हो जाएगी और आफ्टर 3 ईयर्स आप इस पैच ऑफ लैंड को छोड़कर दोबारा से इधर शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको लगातार शिफ्ट करते रहते हो, तो इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये आपका स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये किस प्रकार से जो इलाके में जो घास वगैरह होता है उसको सारे को जला दिया जाता है, इससे इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। और उसके बाद जो ये आपका एसिड होती है, जो राख होती है, इसके अंदर पोटेशियम होता है जो कि एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी में हेल्प करता है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर में शुरुआती जो किस प्रकार कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में आसपास के इलाके में आग लगाई जाती है, फिर धीरे धीरे बड़े पेड़ है वो बच जाते हैं, नीचे का घास है वो सारा समाप्त हो जाता है, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे जो बड़े पेड़ है उनको भी कट डाउन करके साइड में किया जाता है, एक पैच ऑफ लैंड को तैयार कर लिया जाता है जहाँ पर खेती की जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में बचे हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।